डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो औरत उस वक्त मेरे सामने बैठी थी और उसने मुझे ऐसी बात बताई थी कि मेरी हालत गहर हो गई थी। वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर रो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दुख की वजह मैं भी हूं। मैंने कहा कि अब तुम बताओ मैं क्या करूं। वो अचानक से आंसू साफ करती हुई उठी और मुझे मेरे गिरेबान से पकड़कर अपनी नजरों के सामने करके कहने लगी कि मर्द हो ना तुम। मैंने कहा कि हाँ हूं। तो उसने कहा तो फिर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, मदद करो मेरी। मैंने कहा कि मर्द हूं, लेकिन सिर्फ मर्द होना काफी नहीं है, मैं यहां से तुम्हें नहीं निकाल सकता। उसने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, पर मैंने माजरत कर ली। मुझे क्या पता था कि वो औरत दुखों की इतनी मारी थी कि कोई भी इंतहाई कदम उठाने को तैयार थी। मुझे लगा कि शायद वो खुदकुशी कर लेगी, लेकिन उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसने इस मुआशरे की एक बहुत ही बड़ी हकीकत से जंग शुरू कर दी। और उसकी कहानी सुनाते हुए आज भी मैं हैरान हूं कि वो ये जंग जीत कैसे गई। उसका नाम महानूर था। मैंने ये नाम पहली दफा सुना था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसी कि जैसे एक मासूम सी तितली जिसको इस मुआशरे ने अपने खुरदुरे बाजुओं में जकड़ लिया था, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ियां थी और उसे जेल में लाया जा चुका था। मैं ईरान की जेल में सफाई करने का काम करता था। ये औरतों की जेल थी। मेरी उम्र 19 साल थी। मुझे एक काम भी बड़ी मुश्किल से मिला था। मैं दिखने में खूबसूरत था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बदसूरत थी कि मेरी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं था। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मेरा दिल उसी का हो गया, क्योंकि वो मेरी हम उम्र भी थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो नजरें झुकाए चलती आ रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके घुटनों से भी नीचे जा रहे थे। आसपास औरतें अपने जेल खानों में खड़ी उसे देख रही थी। कोई उसे देखकर हैरान था तो कोई हंस रहा था, लेकिन कुछ औरतें उससे डर भी रही थी। मैंने बाद में बावर्ची से पूछा कि ये क्या मामला है, इतनी प्यारी लड़की को यहाँ लाया गया है, वो भी ऐसे कि जैसे कोई किसी खतरनाक मुजरिम को लाता है। उसने क्या किया है ये तो शायद मक्खी भी नहीं मार सकती। बावर्ची ने कहा कि फिर तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पर सब लोग मक्खियों को मार कर आए हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने कहा कि औरत को कभी भी नजरअंदाज मत करना। औरत के 1000 रूप होते हैं और सारे ही खतरनाक होते हैं। वो माँ होती है तो तब भी जिद्दी और वहमी होती है, बीवी बनती है तो बहुत ही ज्यादा शक्की मिजाज बन जाती है, दोस्त बनती है तो दोस्ती के लिए जान देने को भी तैयार हो जाती है, और बेटी होती है तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है कि सारी दुनिया याद रखती है। इसने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए इसे यहाँ लाया गया है। लेकिन इसकी सजा सिर्फ इस जेल में आना नहीं है, इसकी सजा तो अभी शुरू होगी। बावर्ची ने तो ऐसे कहा कि जैसे वो सब कुछ जानता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा तुमने देखा नहीं वो कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ, यहाँ और भी लड़कियां खूबसूरत है, लेकिन वो वाकई बहुत प्यारी है। उसने कहा कि बस फिर उसकी किस्मत बहुत ही बदतरीन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत होती है। मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मामला क्या है। मैं उस जेल के गुसलखाने और बाथरूम वगैरह साफ किया करता था। वैसे तो मुझे पूरी जेल को साफ करने का काम मिला था, लेकिन मेरे साथ और लोग भी थे और मैं नया था, इसलिए वो मेरी ड्यूटी बाथरूम में लगा देते थे। मैं उम्र में भी कम था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन गुसलखाना साफ करने लगा तो अंदर वही लड़की बैठी थी। शायद वो नहाने के लिए आई थी। यहाँ पर सख्त पहरा था, कोई नहाने के बहाने या बाथरूम के बहाने यहाँ से भाग नहीं सकता था। ये ईरान की जेल थी, कोई मजाक नहीं था। मैं पीछे हट गया और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठी है, माफ कीजिएगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। वो एक पतली सी जाली के पीछे बैठी थी, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और पानी गिरने की आवाज भी आ रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से आहें निकलने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको? तो कहने लगी कि बहुत तकलीफ में हूं मैं। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया है? उसने कहा कि तुम्हें बताकर क्या करूं, तुम क्या कर लोगे? मैंने कहा कि बस ऐसे ही पूछ लिया था, पता नहीं मैं क्यों आपसे ये सवाल पूछ बैठा।
मैं हर किसी से ऐसा सवाल नहीं करता, लेकिन आप मुझे अच्छी लगी हैं। उसने कहा कि अच्छा, कोई नई बात करो। जाहिर है वो तो किसी को भी अच्छी लग सकती थी। मैं पता नहीं क्यों वहां पर खड़ा था और उसके सामने कंफ्यूज भी हो रहा था। मैं वहां से चला गया। रात हुई तो मुझे हलचल की आवाज आई। मैं यहीं पर सोया करता था क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था और ये नौकरी मैंने इसीलिए की थी कि मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाती है और खाने को खाना भी। मैंने देखा कि हवा में किसी लड़की की चीखों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे वो कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे नहीं लेकर जाओ। मैंने कहा कि क्या किसी को फांसी घाट की तरफ लेकर जाया जा रहा है? लेकिन उस वक्त ये लोग फांसी नहीं दिया करते थे और औरतों को ज्यादातर फांसी नहीं दी जाती थी। बहुत ही कम केस ऐसे होते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं मेरे अंदर क्या तजस्सुस जागा कि मैंने ये फैसला किया कि मुझे पता करना है आवाज आखिर आ कहां से रही है। थोड़ी देर के बाद ये देखकर हैरान रह गया कि वो आवाज जेलर के कमरे से आ रही थी, लेकिन उस टाइम वो वहां पर आराम से सो रहे होते थे। लेकिन ये आवाज तो किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। आवाज से मालूम होता था कि कोई खूबसूरत लड़की है। मुझे ये आवाज महानूर जैसी लग रही थी, क्योंकि मैंने उससे बातें की थी। लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकती थी? वो तो इस टाइम अपनी जेल में होगी। सुबह हुई तो फिर से वो गुसल खाने में बैठी थी। पता नहीं क्यों वो सुबह सुबह ही आकर गुसल खाने में बैठ जाती थी और मैं सुबह इसलिए जाता था कि उस टाइम कोई जागता नहीं तो मैं अपना काम खत्म कर लूं। पर वो पहले से ही वहां बैठी थी और इस दफा फिर से दर्द से कराह रही थी। मैंने इस दफा उसे कह दिया कि जो भी करना है जल्दी करो, और वो अचानक से चिल्ला उठी। उसने कहा कि तुम्हें जल्दी की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि जो जेल में आ जाए उसकी जिंदगी बर्बाद ही हो जाती है और वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा करके ही आता है जिसकी वजह से उसे जेल भेजा जाता है। तुम्हारी जिंदगी अभी बर्बाद नहीं हुई, उस पल बर्बाद हुई थी जब तुमने गुनाह किया था। उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने कहा फिर क्या यहाँ सैर करने के लिए आई हो? वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, जबकि मैं पहले आराम से बोल रहा था, तो फिर मैंने भी थोड़ा बदतमीजी से काम लिया। वो वहां से उठकर चली गई। ठीक तरह से अपने कपड़े समेट कर भी नहीं गई थी। मैं जब गुसलखाना साफ करने लगा तो मैंने देखा कि गुसलखाने में एक जगह फिटकरी पड़ी हुई थी। शायद वो उसको इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिटकरी का आखिर वो कर क्या रही थी? मैंने फिटकरी पहले भी उस जेल में कई दफा देखी थी। यहाँ के गुसलखानों में मुझे अक्सर फिटकरी पड़ी हुई मिलती थी। मैं उसको साइड पर रख देता, क्योंकि सुना था कि ये बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। और कभी कभी तो कुछ औरतें मुझसे पूछती भी थी कि आपने हमारी फिटकरी देखी है क्या? हमने गुसलखाने में छोड़ दी थी। मैं उनको बता देता था कि मैंने ऊपर बने हुए डब्बे में रख दी है, वहां से उठा ले। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये औरतें इस चीज का क्या करती थी। यहाँ पर उनको बुनियादी चीजें फराहम नहीं की जाती थी। ये जेल थी, कोई ड्राइंग रूम या घर नहीं था। अगर किसी को कोई चोट लग जाती तो उसको इलाज के लिए भेज दिया जाता था, जो कि अंदर ही एक हिस्सा बनाया गया था, वहां पर इलाज होता था। लेकिन ये फिटकरी का आखिर क्या करती थी कि उनके पास इतनी ज्यादा मिकदार में फिटकरी पड़ी होती थी? मैं आते जाते महानूर को देखता था। वो भी अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे देख रही होती थी। सब लोग उससे दूर रहते थे, कोई उसके पास नहीं बैठता था। वो अकेली बैठकर खाना खाती और कोई उसे काम भी नहीं कहता था। लेकिन रात होती तो मुझे सुपरिटेंडेंट के कमरे से उसकी आवाजें आती थी। अब मैंने उसकी आवाज को अच्छी तरह से पहचान लिया था और फिर वो पूरा दिन उदास रहती थी और अक्सर रोती रहती थी। मैंने एक दिन एक औरत से पूछ लिया कि उसका क्या किस्सा है। ये औरत यहाँ पर काफी अरसे से थी, अगर मेरी अम्मी की उम्र की थी। मुझे अपना बेटा कहती थी। कहती थी कि तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है, लेकिन उस बेटे को मार दिया गया था और उसी का बदला लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई। वो मुझे अपने बेटे के नाम से ही पुकारती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें उसके नाम से पुकारा करूंगी। वो इस जेल की सबसे बुजुर्ग कैदी थी। मैंने उनसे पूछा कि ये महानूर की क्या कहानी है, शायद उसने सबको सुनाई हो। उसने कहा कि हाँ, कहानी तो सुनाई है, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मुझे भी सुननी है। वो औरत बैठकर सब्जी काट रही थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि मुझे भी कहानी सुनाए, और फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गया। मुझे भी महानूर से डर लगने लगा। उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा जवान और कमसीन है, खूबसूरत लड़की है और इसका एक खानदान था। ये किसी लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी,
पर उससे कोई और लड़का शादी करना चाहता था। उसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। पर ये इस बात को ठीक तरह से समझी नहीं। उसने सोचा कि बस ऐसे ही गुस्से में कह रहा होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी शादी उसकी मनपसंद जगह पर होने लगी तो शादी वाले दिन ही वो लड़का बहुत सारे लोगों को लेकर आ गया और उसने उसके सारे खानदान वालों को मार डाला। मैंने कहा कि फिर उस लड़के को पकड़ना चाहिए था, इस बेचारी को जेल में क्यों डाल दिया। ये सुनकर तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि आपकी शादी वाले दिन ही आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और फिर जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं वो भी इस दुनिया में ना रहे, तो जाहिर है इंसान पर कितना बड़ा जुल्म होता है। उसने कहा कि उस लड़के को कैसे जेल में डालेंगे, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा कि उसे किसने मारा, तो उसने कहा कि महानूर ने। और सिर्फ उसने मारा नहीं, उसने उसे इबरत का निशान बनाया है। इतना बुरा किया है उसके साथ कि मैं भी नहीं बता सकती। लोगों को ये किस्सा सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ये अचानक से एक दिन रात के वक्त उसके घर में चली गई। वो समझा कि ये हार मानकर मेरे पास आ गई है और अब मेरी बाहों में आ जाएगी, मेरे साथ रहेगी। और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे, लेकिन उसने जो उसका हाल किया बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इसलिए सब लोग इससे डर रहे हैं कि ये छटाक भर की लड़की असल में बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अब इसको किसी का डर नहीं है, इसकी इज्जत भी खत्म हो गई है। मैंने कहा कि इज्जत किसने खत्म कर डाली। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आजकल जेलर साहब की मंजूर नजर कौन है। मंजूर नजर तो किसी शहजादे या बादशाह की कनीज को कहते हैं। जाहिर है वो आंटी तंज में आकर ये बात कर रही थी कि आजकल जेलर साहब की मंजूर नजर कौन थी। ये तो मुझे भी पता था कि जेलर बड़ा ही आशिक मिजाज आदमी था, लेकिन ये नहीं पता था कि आजकल महानूर उसके हत्थे चढ़ी हुई थी। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज्यादा खलस थी। मैं उस लड़की को पसंद कर बैठा था। उसकी कहानी सुनने के बाद शायद मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कभी ना करता, लेकिन उसके साथ बुरा हो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने कहा कि हाँ, उसने तो पहले दिन ही उसको देख लिया था। फिर ऐसा हुआ कि उसको उस जेल के अलावा कहीं और भेज रहे थे, पर उसने कहा कि नहीं, इस जेल में ही जगह बना ले, क्योंकि जगह तो उसके दिल में बन गई थी। मैंने कहा कि आंटी दिल में जगह बनी होती तो ये सब कुछ ना करता। उसके दिल में जगह नहीं है, उसके दिल में सिर्फ बुराई का इरादा है। उसने कहा कि ठीक कह रहे हो तुम, उस लड़की के साथ जेलर गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये सब कुछ होता ही रहता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि एक इंसान को सजा के तौर पर जेल में डाल दिया जाए और फिर उसको सजा के ऊपर भी सजा दी जाती है। उसने कहा कि जेलों में यही सब कुछ होता है और सिर्फ इस शहर में या इस जगह पर ही नहीं, पूरी दुनिया में होता है, हर जगह होता है। ये जेलों में कैद औरतें तो लोगों के लिए आसान शिकार होती हैं। इनके आगे पीछे तो कोई होता नहीं है, ये खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पर आई होती हैं, या किसी और ने इनके साथ बुरा किया होता है। फिर इनके ऊपर लोग और जुल्म करते हैं और इस बात को ज्यादा मायूब और बुरा नहीं समझते। पर मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि कोई भी जवान और खूबसूरत लड़की जेल में ना आए। इससे अच्छा तो वो खुदकुशी कर ले, कम से कम उसको सुकून तो मिल जाएगा। यहाँ पर तो जिंदगी बहुत बुरी है, तुम्हें क्या बताएं बेटा। यहाँ पर हर जगह सिर्फ जख्म ही जख्म है और इन जख्मों को बर्दाश्त करती हुई ये औरतें हैं। इनकी शक्लें देखो, इन्होंने कुछ बुरा किया होगा, कोई गलती की होगी, तभी तो यहाँ पर सजा काटने के लिए आई हैं। लेकिन जब सजा काट रही हैं तो फिर ये तो उससे भी बड़ा जुल्म है ना कि इनके साथ मजीद कुछ बुरा किया जाए। ये तो पहले ही अपनी सजा भुगत रही है, वो बेगुनाह नहीं है, लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। जेलर साहब तो जैसे इसी के होकर रह गए हैं। एक दिन का भी आराम नहीं मिल रहा इसको। मैं दिल में सोचने लगा कि तभी तो रोज रात को मुझे उसके रोने की आवाजें आती हैं। 2-3 दिन मेरा उससे सामना नहीं हुआ, लेकिन एक दिन फिर सुबह सुबह सामना हो गया। मैं फिर से पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा एक काम करोगे। मैंने कहा कि बोलो। मैं तो उसका कोई भी काम करने को तैयार था। अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। उसने कहा कि मुझे फिटकरी ला दोगे। मैंने कहा कि फिटकरी का क्या करना है तुमने। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि फिटकरी से क्या करते हैं। मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि जख्मों को साफ करते हैं। अगर उसे पानी में भिगोकर जख्म पर मल दो तो जख्म खराब नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता और जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ला दूंगा। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसों के बदले अगर कोई तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना,
मैंने उसे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो। उसने कहा कि एक औरत के पास किसी मर्द को देने के लिए बहुत कुछ होता है। मैंने कहा कि मैं इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ, आइंदा ये ख्याल भी अपने दिल में ना लाना। मैं तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात रखता हूँ, तुम मुझे सब की तरह मत समझना। मैंने गुस्से में ये बात बोल दी और उसने मुझे हैरान होकर पहली दफा देखा था। वो मेरी आंखों में देख रही थी। उस वक्त वो जिस तरह के कपड़ों में थी उसके पूरे जिस्म पर पानी गिरा हुआ था। मैं भी उसे देखना चाहता था, लेकिन मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में दिल में इस तरह के ख्यालात नहीं आते। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। उसने कहा कि पहले ही मोहब्बत ने ही तो बर्बाद किया है मुझे, अपनी मोहब्बत ने भी और किसी और की मोहब्बत ने भी। पर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था। इसलिए जिद में आकर उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज तुम्हें चाहिए मैं ला दूंगा। मैं बाजार से उसके लिए काफी सारी फिटकरी ले आया, तो उसने कहा कि ये कम है, मुझे और चाहिए। मैंने कहा कि पर दुकान वाला तो कह रहा था इसका एक टुकड़ा ही काफी होता है, तुम इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उसने कहा कि बस तुम मुझे फिटकरी ला कर दे दो, अगर मदद नहीं कर सकते तो भी बता दो। वो फौरन से गुस्सा हो जाती थी, जाहिर है उसकी हालत ही ऐसी थी, मैं समझ सकता था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और फिटकरी ला दूंगा। मैं उसके लिए और भी ले आया। अब वो खुश हो गई। बाकी औरतें भी फिटकरी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मिकदार में मंगवाई थी। पता नहीं ये क्या करना चाहती थी। जेलर साहब आजकल बड़े खुश फिरते थे, पूरा दिन बड़ी एनर्जी में रहते थे। किसी पर जुल्म करके किसी की जिंदगी बर्बाद करके ये शख्स कितना खुश नजर आ रहा था। मेरे लिए तो ऐसा ही बन गया था जैसे मेरा दुश्मन है। कभी कभी दिल करता था कि ये जो मेरे हाथ में झाड़ू है इसके सर पर दे मारूं और इसको इस दुनिया से ही भेज दूं, ताकि महानूर की जान तो छूट जाए। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो उतनी ही मेरे दिल में समा रही थी। अब मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और अब मेरी ये मोहब्बत मुंहजोर हो गई थी। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो जैसी भी है, जो भी है, मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। मैं उसे सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी। हमारे नसीब में इतना बड़ा इम्तिहान आ गया था कि मैं एक मामूली सा आदमी था, कुछ कर नहीं सकता था, और वो एक जेल की कैदी थी। हमारी मोहब्बत का तो कोई अंजाम नहीं होने वाला था। एक दिन मैंने उसे देखा, वो दर्द से रो रही थी। मैंने कहा कि ये सब तुम्हारे साथ जेलर ने किया है ना। उसने कहा हाँ, और तुम मर्द हो फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद वाकई नहीं कर सकता। मैं मर्द तो हूँ, लेकिन वो जेलर है और मैं यहाँ पर काम करने वाला एक मामूली सा जमादार हूँ। मैं कैसे उसके मुकाबले खड़ा हो सकता हूँ। उसने कहा कि किसी के मुकाबले खड़ा होने के लिए क्या उसके साथ की पोस्ट पर होना जरूरी होता है। मैंने कहा कि नहीं। उसने मुझे झटक कर छोड़ दिया और कहा कि फिर क्या सोचते रहते हो तुम। एक तरफ तो लोगों को कहते फिरते हो कि मुझसे मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ मेरी मदद भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कि फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि नहीं, अभी जो मैं चाहती हूँ वो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। यानी वो क्या सोचती थी, उसके दिमाग में क्या प्लान बनते रहते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो पूरा दिन खामोश रहती थी। अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। कभी कभी उन आंटी से बात कर लेती थी और वो भी मुझे बताती थी कि तुमने शायद किसी से कहा था कि तुम्हें महानूर अच्छी लगती है और ये बात उस तक पहुंच गई है। मैंने कहा कि फिर उसने क्या कहा। तो आंटी ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो खामोश रही। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। सबको पता था कि जेलर रोज रात को महानूर को अपने कमरे में बुलाता है। कुछ लोग उसको बड़ा खुशकिस्मत कह रहे थे और कुछ लोग बहुत बड़ा जालिम। औरतें तो उससे तंगी रहती थी। सिर्फ महानूर ही नहीं, जो भी प्यारी और खूबसूरत लड़की आती वो उसकी रडार पर आ जाती थी और वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेता था। आंटी ने ठीक कहा था, उन औरतों के आगे पीछे तो कोई था नहीं जो उनको बचाता, और ये खुद भी अपने आप को किसके लिए बचाती। उनको तो पहले ही यहाँ पर फेंक दिया गया है। मुझे तो उस जेलर की शक्ल से ही नफरत हो गई थी। एक लंबे कद का काला सा आदमी था, चलता था तो जैसे जमीन हिलती थी, और आजकल वो उस लड़की के साथ था जिससे मैं मोहब्बत करता था। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की थी। दिन रात जलता कुड़ता रहता था, सोचता रहता था कि क्या करूं, किस तरह उसकी मदद करूं।
जब वो सुबह सुबह गुसल खाने में बैठी दर्द से चिल्ला रही होती थी, मैं उसको देख तो नहीं पाता था। शायद वो अपने जख्मों को धो रही होती थी, लेकिन उसे कितना दर्द हो रहा होता था ये उसकी आंखों से ही अंदाजा हो जाता था। मदद तो करना चाहता था लेकिन बहुत बेबस था। पर फिर एक दिन मेरे कानों ने एक अजीब सी खबर सुनी और मैं हैरान रह गया। जेलर को सुबह सुबह ही उठाकर लाए थे। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बार बार उल्टियां कर रहा था। पहले एक उल्टी करता, फिर दूसरी उल्टी। ऐसा लगता था कि उसके जिस्म का सारा पानी निकल जाएगा। जब तक कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम हुआ, उसने इतनी उल्टियां की कि मैंने किसी इंसान को पहली दफा ऐसे इतनी उल्टियां करते हुए देखा था। ऐसा लगता था कि कोई फिल्म चल रही है जिसमें उसे ये सब कुछ नकल में करवाया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत था। सब कह रहे थे कि रात को इसने छोटा गोश्त खाया था, उसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। इसको अस्पताल ले गए, लेकिन पता चला कि रास्ते में ही इसकी जान चली गई, क्योंकि इसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी, वो भी खतरनाक हद तक। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था और वो मर गया। अब ये बात हर तरफ फैल गई कि जेलर बीमार होकर मर गया, बीमारी से मर गया। उसे गोश्त खाने का बहुत शौक था। उसने गोश्त खाया और वो इस दुनिया से चला गया। उसे उल्टियां लग गई थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद जिसको यहाँ पर जेलर के ओहदे पर रखा गया वो खुद एक औरत ही थी। अब सब औरतों ने सुख का सांस लिया और ये औरत बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि इंसान इंसान होता है और इंसानी हुकूक का एक अपना दायरा है। ये सब औरतें कैदी जरूर हैं, लेकिन सब इंसान हैं, इसलिए मैं इनके साथ अच्छा रवैया रखूंगी। उसने वाकई आते ही बहुत सी चीजों के बारे में सोचा। जो जो चीजें कम थी उसने उसका इंतजाम किया था और औरतों की बेहतरी के लिए बहुत सारे इंतजाम करने का वादा किया था। एक दिन मैंने महानूर को देखा। वो एक दरख्त के नीचे बैठी थी। ये जेल के अंदर ही बनी खुली सी जगह थी, जहां पर दिन भर औरतें सफाई सुथराई का काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। मैंने कहा कि आज तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? कहने लगी कि मेरे साथ बुरा करने का बदला जो ले लिया है। मैंने कहा कि उस शख्स से जिसने तुम्हारे घर वालों को मारा था। तो कहने लगी कि नहीं, वो नहीं, मैं जेलर की बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि तुमने कैसे उससे बदला ले लिया? वो तो बीमार होकर मरा है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसको बीमार करने वाली मैं ही थी। मैंने कहा कि तुमने उसे कैसे बीमार किया? मैं तो हैरान हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ जानना चाहता था। उसने कहा कि मैंने उसके खाने में फिटकरी मिला दी थी, इतनी ज्यादा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया से चला गया। और जिंदगी भर ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि वो बीमारी से मरा है। ना तो किसी ने उसको जान से मारा है, ना ही किसी ने उस पर हमला किया है। मैंने कहा कि मुझे तुमसे डर लग रहा है महानूर, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। कहने लगी कि हाँ, मुआशरे ने बना दिया है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो यहाँ पर मेरे इकलौते दोस्त हो, तभी तो तुम्हें ये सब कुछ बताया है। जब उसने मुझसे प्यार से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, मुझसे अपने दिल की बात कर लेती है। हम लोग कभी एक दूसरे को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, क्योंकि वो एक कैदी है और मैं एक मामूली इंसान। लेकिन हमारी मोहब्बत बिल्कुल मामूली है। हम लोगों की मोहब्बत बहुत पाक साफ है। बस दूर दूर से एक दूसरे को देखते हैं, दिल की बात कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए परेशान रहते हैं। बस यही हमारी मोहब्बत है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि उसने ठीक किया या नहीं? मुझे तो लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और फिर हर जुल्म करने वाले के लिए कोई ना कोई शख्स उसका अंजाम बनकर जरूर आ जाता है। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।